हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 11th क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी उच्च धारा, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी उच्च वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। देखिए, जो बल्ब के जो फिलामेंट से क्या प्राप्त करने के लिए, तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बल्ब के फिलामेंट से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये जो आप लोग फिलामेंट लिखा हुआ देख रहे हैं, तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है या किस चीज का बना होता है या क्वेश्चन में पूछता है। तो ये जान लीजिए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उच्च प्रतिरोध के लिए ये टंगस्टन का ये फिलामेंट बना होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, प्रतिरोध बराबर क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ये आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है किसका? तो रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, इसमें रो क्या है? तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और एल क्या है? प्रतिरोधकता की लंबाई, और ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिकीय और संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है। ये आप लोग को फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। जहां जहां पर डैश दिया है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स आपको ये भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जब परमाणु क्रमांक क्या होता है? जब बढ़ता है, ठीक है, और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। ठीक है, और नाभिक और संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी जब बढ़ता है, ठीक है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? घटती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, तब नाभिक और संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या, यानी लिथियम से यानी बाएं से दाएं तक जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो घटेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जब धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना में क्या होता है? प्रकाश की किरणों का माध्यम में पड़ने वाले जल बूंदों एवं धूल कणों के कारण विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। इसी को हम लोग प्रकाश की प्रकीर्णन का घटना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी उपास्थि के छल्ले, ऑप्शन सी स्पाइन, ऑप्शन डी पसली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए श्वसन तंत्र में यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उपस्थित उपास्थि के छल्ले यानी रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये जो उपास्थि के जो छल्ले होते हैं यानी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जिसको कहते हैं उपास्थि के छल्ले, ठीक है, वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। ठीक है, और मानव में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है यानी लंग्स है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए श्वसन नाल की भित्ति जो होती है, जो श्वसन नाल जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है? भित्ति में हाईलाइन उपास्थि के बने होते हैं। इसमें जो गोल गोल सी आकार के छल्ले होते हैं जो किसके बने होते हैं? तो हाई लाइन की उपास्थि के छल्ले सी आकार के छल्ले बने होते हैं। किस आकार के? तो सी आकार के, इस तरह के आकार के छल्ले बने होते हैं। ठीक है, और जो श्वसनी वक्ष गुहा में जाकर दो श्वसनी में विभक्त हो जाता है, इनकी भित्ति में भी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए देखिए पूछता है क्वेश्चन कि फेफड़े की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जो लंग्स होता है, लंग्स का जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जो होता है वह होता है कुपिका कोष। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोष या कुपिका कोष, उसको क्या कहते हैं? कुपिका एल्बोयली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुपिका हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बोला कि फेफड़े की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कुपिका कोष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन बी पाइरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, ऑप्शन सी ग्लूकोज के पाइरुवेट में रूपांतरण, ऑप्शन डी पाइरुवेट के CO2 में रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए श्वसन की इनमें से जो पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में। देखिए वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, और ग्लूकोज कोशिका द्रव के पाइरुवेट और 3 कार्बन अणु तथा ऊर्जा में विभक्त हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या होता है? पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ऑप्शन ए V=IR, ऑप्शन बी I=V²/R, ऑप्शन सी R=I/V, ऑप्शन डी I=R/V। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए ओम का जो नियम होता है, ओम्स लॉ, इसके नियम का सही गणितीय निरूपण है V=IR। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां पर प्रतिरोध क्या है? आर का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यदि किसी चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर V हो, ठीक है, तथा उसे प्रवाहित धारा I हो, ठीक है, तो ओम के नियम से विभवांतर यानी V प्रवाहित धारा विद्युत धारा I का समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो V=RI या V=IR, जहां पर R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा प्रतिरोध। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी अंतःसंयंदन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी भस्मीकरण।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसे हम लोग अंतःसंयंदन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंतःसंयंदन यानी इनफिल्ट्रेशन दर एक मृदा में जल के प्रवेश कर सकने की अधिकतम दर को निर्धारित करता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अंतःसंयंदन। ठीक है, यानी इनफिल्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। कथन 2 क्या बोल रहा है? फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। कथन 3, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है? कथन सही का निर्वाचित करना है, चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए पहला जो कथन है, टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, तो 1 नंबर तो पूरा सही है, तो कथन 1 सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। देखिए फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, यह क्या है बताइए, ये क्या होगा? फ्यूज तार को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, यह भी सही है। ठीक है, और फ्यूज बनाने हेतु तीसरा कथन क्या है? फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, क्लोर एल्कली जो प्रक्रिया, इसमें 3 उत्पाद होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो वो उत्पाद है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? क्लोरीन और NaOH। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अपक्रिया को क्लोर एल्कली क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें निर्मित उत्पाद क्या है? क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। देखिए कार्बन इसमें कितना है? कार्बन हो जाएगा 12। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 × 1, तो हम लोग कितना करेंगे? 12 दोनों 12 और 2 कितने मिलके कितना हुआ? 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है, ये 14 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।